हेलो बच्चों। मेरा नाम है शेख इमरान और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। और इस चैप्टर का लगभग आधा पोर्शन हमने कवर कर लिया था हमारे पिछले लेक्चर में। अगर आपने उस लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। चलिए आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं और जो बचा हुआ पोर्शन इस चैप्टर का है उसे आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीज के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्या होते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस और क्या होते हैं इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो चलिए बताइए किसे कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सो चलिए मैं बताता हूं। नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस यानी कि ऐसी बीमारियां जो किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती, ना ही ये किसी इन्फेक्शन की वजह से होती है, ना ही किसी के बॉडी कांटेक्ट की वजह से होती है। इन बीमारियों को कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। सो ऐसी डिसीजेस जो ना ही किसी इन्फेक्शन की वजह से और ना ही किसी के साथ बॉडी कांटेक्ट की वजह से फैलते हैं, उन बीमारियों को कहा जाता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है। अब ऐसी जो बीमारियां होती है ये ह्यूमन बॉडी में पैदा क्यों होती है? तो इन बीमारियों के ह्यूमन बॉडी में पैदा होने के कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, तभी जाकर ये बीमारियां अपने आप किसी ना किसी इंडिविजुअल की बॉडी में पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अब एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में लगभग हर कोई जानता है, कैंसर। ठीक है। अब ये सोचकर बताइए मुझे आप कि कैंसर कौन सी बीमारी है? क्या ये नॉन इन्फेक्शियस है या फिर इन्फेक्शियस है? अभी हमने बताया आपको कि नॉन इन्फेक्शियस डिसीज किसे कहते हैं, जो किसी एक पर्सन के कांटेक्ट से या किसी एक पर्सन से इन्फेक्शन के जरिए किसी और को नहीं होते। सो क्या कैंसर किसी के साथ कांटेक्ट से होते हैं? मतलब किसी के आप कांटेक्ट में हो जिसे कैंसर है तो क्या आपको भी हो जाएगा? तो नहीं। किसी के साथ किसी को अगर कैंसर है तो उसके साथ उठने बैठने से, उसके कांटेक्ट से, उसके बॉडी कांटेक्ट से आपको ये कैंसर नहीं होता है। सो कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है, ये हम कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में कैंसर में होता क्या है? सो अनकंट्रोल्ड एंड अबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। किसे कहते हैं कैंसर? किसी एक इंडिविजुअल के बॉडी में सेल्स जो है वो अब नॉर्मली अनकंट्रोल तरीके से ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और इतना ज्यादा इनके ग्रो होने का नंबर बढ़ जाता है कि एक तरह से वहां पर ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाते हैं या फिर वहां पर लंप यानी कि एक गांठ टाइप कुछ वहां पर बन जाता है। इसे कैंसर कहा जाता है। सो ग्रुप और लम्प्स ऑफ कैंसरस सेल्स इज कॉल्ड एज मैलिग्नेंट कैंसर। अगर आप ठीक से स्टडी करें कैंसर के बारे में तो जो अबनॉर्मल तरीके से ग्रो हुए हुए सेल्स होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है या फिर उन सेल्स का एक गांठ बन जाती है, तो उस गांठ को, उस ग्रुप को मैलिग्नेंट ट्यूमर कहा जाता है। कैंसर कैन बी ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स। कैंसर ह्यूमन बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पैदा हो सकता है। कौन से ऑर्गन्स में हो सकता है? सो लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रीस्ट, यूटेरस, स्किन और टिश्यूज जैसे कि ब्लड, इन सभी जगहों पर कैंसर हो सकता है। रीजंस क्या हो सकते हैं कैंसर के? कौन सी वजह होती है जिससे कैंसर किसी एक इंडिविजुअल के बॉडी में पैदा होता है? सो कंजम्पशन ऑफ टोबैको, टोबैको का कंजम्पशन करने की वजह से भी कैंसर होता है। गुटखा, इससे भी कैंसर होता है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म और लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, अगर आपके फूड में फाइबर कंटेंट कम है तब भी आपको कैंसर हो सकता है। अब ये फाइबर कौन से फूड से मिलेगा फिर? तो फूड जैसे कि फ्रूट्स और लीफी वेजिटेबल्स अगर आप कंज्यूम करेंगे ज्यादा तो आपके बॉडी में ठीक ठाक फाइबर रहेगा, तो आप ये जो फाइबर की कमी से होने वाला कैंसर है उससे बच सकते हो। देन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, अगर आप जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो तभी भी कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जंक फूड यानी कि किसे कहा जाएगा? तो जैसे कि पिज्जा और बर्गर ये जो होता है ये जंक फूड की कैटेगरी में आता है, तो ऐसे फूड अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये जो चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करके बताई गई ये कुछ रीजन है, और भी रीजन हो सकते हैं कैंसर होने के। एक और वजह हो सकती है हेरिडिटी, यानी कि अगर ग्रैंडफादर को कैंसर था, अगर ग्रैंडफादर को कैंसर था तो ग्रैंडफादर से हो सकता है कि कैंसर के जीन्स जो है वो फादर में आ जाए और फादर से देन उनके चाइल्ड में। इस तरह से भी कैंसर जनरेशन टू जनरेशन हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं कैंसर के?
क्रॉनिक कफ, बहुत लंबे वक्त तक खांसी आ सकती है। हॉर्स वॉइस, गले में इतनी ज्यादा खराश होती है, इतना गला बैठ जाता है कि आवाज जो है वो बहुत मोटी हो जाती है। डिफिकल्टी इन सोलोविंग, क्योंकि गला खराब है तो यहाँ पर जब आप कोई चीज निगलने की कोशिश करोगे, आप सॉलो करने की कोशिश करोगे तो आपको डिफिकल्टी होगी, आपको तकलीफ होगी कोई चीज खाने में, उसको सॉलो करने में, ठीक है। देन इनक्यूरेबल स्कार्स एंड इन्फ्लेमेशन, ऐसे किसी एक पेशेंट के बॉडी को, किसी की अगर पेशेंट को कैंसर है तो उसके बॉडी पे इनक्यूरेबल स्कार्स आ जाएंगे, रैशेस दिखाई देंगे जो क्योर नहीं हो सकते, और साथ ही साथ इन्फ्लेमेशन दिखाई देगी, उसके बॉडी पे सूजन आ जाएगी। देन लम्प्स इन ब्रीस्ट, ब्रीस्ट में जो है गांठ बन जाएंगे कैंसर के। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, इतना फास्ट वेट लॉस होगा कि इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं कैंसर के। अब यहाँ पे डू यू नो, कुछ बातें आपको बताई गई है, क्या आपको पता है कि मॉडर्न डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का, किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, जो चेकअप होता है कि कैंसर है या नहीं है वो किस तरह से होता है, उन टेक्निक्स को क्या कहा जाता है, उन डायग्नोस्टिक टेक्निक्स को क्या कहा जाता है, और ट्रीटमेंट क्या होते हैं। सो वेरियस टेक्निक्स लाइक सिटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ कैंसर। कैंसर को डायग्नोस करने के लिए, कैंसर है या नहीं है ये पता करने के लिए कुछ टेक्निक्स प्रेजेंट है, जैसे कि सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन। ये कुछ एक्सरे टाइप ही टेक्निक्स है जिससे कि बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को स्कैन करके वहां पर कुछ अबनॉर्मलिटीज है क्या उसको देखा जाता है। देन मेमोरोग्राफी, ये मेमोरी ग्लैंड यानी कि ब्रीस्ट के कैंसर को ऑब्जर्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। देन बायोप्सी बोला जा रहा है, बायोप्सी का मतलब है कि कुछ आपके बॉडी से अगर कुछ शक होगा कि इस पार्ट में, इस ऑर्गन पे कैंसर हो सकता है, तो उस ऑर्गन का सैंपल थोड़ा सा लिया जाता है और उस सैंपल को डायग्नोसिस के लिए कहीं ना किसी एक बड़ी लेबोरेटरी में भेजा जाता है। फिर उस सैंपल पे डायग्नोसिस ठीक से करके पता किया जाता है कि क्या इसमें कैंसरस सेल्स है या नहीं है। तो ये बायोप्सी वो टेक्निक है, इस तरह की टेक्निक से डायग्नोसिस किया जाता है कैंसर का। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट, अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बहुत सारे कन्वेंशनल मेथड्स है, जैसे कि कीमोग्राफी, रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी। ये कुछ कन्वेंशनल मेथड्स है, लेकिन आजकल कुछ मॉडर्न टेक्निक्स भी आ गए हैं जिसमें कि रोबोटिक्स का सहारा लिया जाता है, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ये भी एक वहां पर ऑप्शन है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। देन ऑलवेज रिमेंबर, कुछ बातें हमेशा याद रखने के लिए बोली जा रही है, क्या है, कंट्रोल डाइट हेल्प टू प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ कैंसर। अगर आप सही से डाइट मेंटेन करोगे, फूड अगर आप सही से खाओगे तो कुछ टाइप के कैंसर से आप बच सकते हो। लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज अलोंग विद मॉडर्न ट्रीटमेंट इज मोर बेनिफिशियल टू क्योर द कैंसर। सिर्फ खाने पीना ही नहीं बल्कि फिजिकल एक्सरसाइज साथ ही साथ जो मॉडर्न ट्रीटमेंट है ये भी अगर लोगे तो आप कैंसर को क्योर करने में वो बहुत ज्यादा मददगार होगा, ठीक है। अवॉइड एडिक्शंस लाइक टोबैको चीविंग एंड स्मोकिंग, तंबाकू खाना और स्मोकिंग, इस तरह की जो हैबिट्स है ये एडिक्टिव हैबिट्स होती है, इनको छोड़ देना ही बेहतर होगा, वरना कुछ इस टाइप का माउथ कैंसर भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर इमेज में कितना डेंजर दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के कैंसर हो सकते हैं अगर जो एडिक्शन टबैको और स्मोकिंग का होगा तो ये इग्नोर कर देना चाहिए, ये इग्नोर करना ही बहुत अच्छा होगा, इसे छोड़ देना ही बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे डायबिटीज के बारे में। डायबिटीज, इसको नॉर्मली शुगर, किसी एक पेशेंट को शुगर है इस तरह से कहा जाता है डायबिटीज को। डायबिटीज के बारे में अगर बात की जाए तो डायबिटीज जो है आपके बॉडी में एक हार्मोन सिक्रेट होता है जिसका नाम है इंसुलिन। ये हार्मोन जो है इंसुलिन, इसको सिक्रीट करने का काम पैंक्रियास करते हैं। लेकिन ये इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन कंट्रोल करता है आपके बॉडी में शुगर ग्लूकोज के लेवल को। अगर आपके ब्लड में जो शुगर ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है, और ये इंसुलिन आपके बॉडी का जो पैंक्रियाज है ये सिक्रेट करते हैं। अगर इंसुलिन सही से सिक्रेट ना हो, अगर लो क्वांटिटी में इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है आपके बॉडी में, तो आपके ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, और इसी को कहा जाता है डायबिटीज। देखिए फिर से एक बार इसको ठीक से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके बॉडी में पैंक्रियाज नाम का ग्लैंड है, ये ग्लैंड क्या करता है, इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है। इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड में शुगर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना। अगर आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन जो है वो लो क्वांटिटी में सिक्रीट होगा तो वहां पर ये डायबिटीज नाम की कंडीशन पैदा हो सकती है, ठीक है। चलिए सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज के, तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात में बार बार यूरिन आता है। देन इंक्रीज ओबेसिटी, वेट बढ़ेगा, और तो और वेट लॉस भी हो सकता है। देन
रीजंस ऑफ डायबिटीज, क्या क्या वजह हो सकते हैं, तो हेरिडिटी, जैसे कि बताया ग्रैंडफादर से फादर में फिर चाइल्ड में, इस तरह से भी डायबिटीज पास होता है। ओबेसिटी, वजन का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये भी एक वजह होती है डायबिटीज होने की। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो भी वजह होगी ये डायबिटीज कॉज करने की। और मेंटल स्ट्रेस, दिमागी आप बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे होंगे तभी भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। देन क्या आपको पता है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट, अगर आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताई जाए तो इंडिया में दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स पाए जाते हैं। अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट्स आर प्रेजेंट इन कंट्री। और अगर अभी की बात की जाए तो अभी दुनिया हमारे इंडिया में ही सिर्फ 7 करोड़ 7 करोड़ ये पेशेंट्स मौजूद है डायबिटीज के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हार्ट डिसीजेस के बारे में। हार्ट डिसीज यानी कि ये दिल से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है। ये होता क्यों है? इफिशियंसी ऑफ हार्ट डिसीज, हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड देयरबाय ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द हार्ट मसल। देखिए किसे कहेंगे हार्ट डिसीज? अगर आपके हार्ट तक ब्लड ठीक से नहीं पहुंच रहा है, ब्लड नहीं पहुंच रहा है इसका मतलब आपके ब्लड के मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स भी नहीं पहुंच रहे होंगे, तो आपके हार्ट को कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। आपके हार्ट के मसल्स कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं तो उनके न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे, इनको ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो इस ऑक्सीजन को, इस न्यूट्रिएंट को पूरा करने के लिए बाद में आपका हार्ट क्या करेगा? ज्यादा वर्क करेगा और ज्यादा वर्क करेगा। इससे आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है और इस वजह से हार्ट डिसीजेस होने का, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि आपका हार्ट ज्यादा वर्क करेगा तो आपके हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा और इसकी वजह से हार्ट अटैक भी आ सकता है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास उसे ले जाया जाए और जल्द से जल्द से ट्रीटमेंट देना बहुत जरूरी है, वरना उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये हार्ट अटैक आने के सिम्टम्स हो। क्या चीजें हैं? सीवर चेस्ट पेन, अगर चेस्ट में कहा जाएगा छाती में अगर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसे इग्नोर नहीं कर सकते। देन पेन इन शोल्डर, अगर आपके शोल्डर में पेन हो रहा है तो इसे भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक एंड आर्म, गर्दन में हाथ में दर्द हो रहा है तो भी नहीं, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। देन क्रैम्प इन हैंड, हाथ में अकड़ आ रही है तो भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक आने के हो सकते हैं। और तो और अनइजीनेस, आपको घबराहट होगी, बेचैनी बेचैनी होगी तो ये भी एक सिम्टम होगा। और ट्रेमर्स, फिर झटके आएंगे, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के। रीजंस क्या होते हैं हार्ट अटैक के, किस वजह से हार्ट अटैक आ सकता है? स्मोकिंग ये एक वजह हो सकती है। अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, ये सारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनमें से कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी, मैं समझा दूंगा। स्मोकिंग का पता है, धूम्रपान जिसे कहते हैं हिंदी में। अल्कोहल यानी कि दारू वगैरह का कंजम्पशन करना। डायबिटीज अभी बताया, ब्लड शुगर लेवल का जो है अनकंट्रोल हो जाना। देन हाइपरटेंशन किसे कहेंगे? देखिए अगर आपके ब्लड वेसल्स में ब्लड ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा है और ब्लड वेसल्स छोटे हो जाए तो ब्लड वेसल्स छोटे होने के बाद क्या करेगा? ब्लड सही से सप्लाई नहीं होगा तो उस ब्लड वेसल्स में ब्लड को सही से सप्लाई करने के लिए आपका हार्ट ज्यादा प्रेशर लगाएगा तो इस ब्लड वेसल पर लोड बढ़ेगा, इसी को हाइपरटेंशन कहेंगे। ओबिसिटी मतलब के वेट का बढ़ना होता है। लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज बता दिया है कि फिजिकल एक्सरसाइज का नहीं करना। देन हेरिडिटी यानी कि ग्रैंडफादर से फादर फिर उसके चाइल्ड में, इस तरह से मेंटल स्ट्रेस यानी कि दिमागी तौर पर बहुत ज्यादा लोड ले लेना, इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। एंगर, गुस्सा ज्यादा करना और एंजाइटी, डर की वजह से भी कभी कभी अचानक आप किसी को डरा दो तो उस डर के मारे भी किसी को हार्ट अटैक आ सकता है। ये भी चीजें है हार्ट अटैक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा कुछ चीजें आपको याद रखने के लिए बोला जा रहा है। ईच डिसीज हैज स्पेसिफिक साइंटिफिक रीजन, हर बीमारी का कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन होता है। ये डिसीज जो है अचानक ही नहीं आते। जैसे कि अगर कोई आपको श्राप दे दे कि मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे ये हो जाए, तुझे वो हो जाए, इस तरह से किसी को कोई बीमारी नहीं होती। हर बीमारी की कोई ना कोई साइंटिफिक वजह होती ही है। ना ही अगर आपको कोई बद्दुआ दे दे या फिर अगर कोई आपसे नफरत करता है तभी भी आपको ये बीमारियां ऐसे ही नहीं होंगी, कोई ना कोई साइंटिफिक वजह होता है। अब ये बीमारियां अगर हो जाए तो इसका इलाज भी पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा।
ना कि अगर आप सिर्फ मंत्र जपते बैठ जाओगे या फिर कोई मैजिक ट्रिक करोगे तो इससे इलाज नहीं होता है, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी चाहिए। देन आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि अगर किसी को हार्ट डिसीज हो जाए तो उसके ऊपर ट्रीटमेंट्स क्या क्या मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे एंजियोप्लास्टी। अभी देखिए एंजियोप्लास्टी और इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, ये दोनों ही प्रोसेस लगभग सेम होते हैं। एंजियोप्लास्टी में होता क्या है, देखिए यहाँ पर आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, यहाँ पर आपको 3 स्टेजेस दिखाए हैं ब्लड वेसल के। ये ब्लड वेसल है, जो कहते हैं ना नसें जो होती है आपके बॉडी में, ये इस तरह का है। अगर आपके ब्लड वेसल में देखिए यहाँ पर एक चीज आप गौर कर रहे होंगे, यहाँ पे येलो कलर का कुछ प्लेग जमा हो गया है, प्लेग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हो रहा क्या है कि ब्लड वेसल का जो रास्ता है वो छोटा हो गया है, ठीक से ब्लड वहां से सप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है और ब्लड हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो क्या होता है एंजियोप्लास्टी में, यहाँ पर एक बलून टाइप भेजा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर एक बलून जैसा कुछ भेजा जा रहा है। देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है येलो कलर के पास एक बलून जैसा भेजा जाता है और उस बलून को पंप करके वहां पर जो ब्लॉकेज है उसको दूर कर दिया जाता है, फिर उस बलून को वापस निकाल लिया जाता है। बिना ऑपरेशन के ये प्रोसेस होती है, इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं। लेकिन इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक डिवाइस, एक जाली जैसा डिवाइस यहाँ पे बिठा देते हैं, जिससे कि परमानेंटली ये जो वेसल, ब्लड वेसल ब्लॉक हो रही थी वो खुली रहे। तो ये दोनों ही लगभग सेम है। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है कि सिर्फ उसे ओपन करके उस डिवाइस को वापस बुला लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाता है एक स्टेंट को, जो हमेशा उस ब्लड वेसल को खुला रखने का काम करता है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे बाईपास सर्जरी की। अब होता क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिख रही है ये हार्ट की, यहाँ पर कुछ आपको अबनॉर्मल दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा आपको वेन दिखाई दे रही होगी, ब्लड वेसल दिखाई दे रही होगी, और यहाँ पर भी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस डायग्राम में ये जो रेड कलर की ब्लड वेसल है, यहाँ पर इस जगह पे ब्लॉकेज आ गया है, यानी कि अब यहाँ से जो ब्लड है इस तरफ नहीं जा पा रहा है, यहाँ से ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लॉकेज आ गया है। तो इस ब्लॉकेज की वजह से आपके हार्ट पर लोड ना पड़े, आपको हार्ट अटैक ना आए, इसलिए एक दूसरी यहाँ पर वेन या फिर आर्टरी लगा दी जाती है, जिससे कि ब्लड का सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। इसे बाईपास सर्जरी कहते हैं, ठीक है। देन ओपन हार्ट सर्जरी किसे कहेंगे, यानी कि क्या होता है, किसी अगर पेशेंट को हार्ट में प्रॉब्लम हो तो उसके चेस्ट को कट करके उसके हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है, इसे ओपन हार्ट सर्जरी कहते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट, किसी और का दिल किसी और को ट्रांसफर करना, इसे कहा जाता है। देन इंस्टॉलेशन ऑफ पीस मेकर, यहाँ पर एक डायग्राम आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो डिवाइस लगा हुआ है इसे पीस मेकर कहते हैं। पीस मेकर क्या करता है कि हार्ट के रिदम को, जो हार्ट की रिदमिक मूवमेंट होती है, धक 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 धक, इसको कंट्रोल करता है और हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये काम आता है। और इस पीस मेकर को कॉलर बोन के पास लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ चीजें आपको याद रखने के लिए बोली जा रही है। फर्स्ट एड फॉर हार्ट डिसीज, अगर दिल की कुछ प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसके लिए फर्स्ट एड क्या है, जैसे कि हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो फर्स्ट एड क्या है। सबसे पहले कॉल आपको करना है 108 पर, एम्बुलेंस बुलानी है और एम्बुलेंस के आने तक आपको चेक करना है कि पेशेंट जो है जिसको हार्ट अटैक आया है वो कॉन्शियस है या नहीं है, होश में है या नहीं है। उसको ऐसे शोल्डर को ऐसे थपथपा कर, उसको ऐसे थोड़ा सा हिलाकर देखना है कि वो पेशेंट होश में है या नहीं है। देन उस पेशेंट को आपको लिटा देना है जमीन के ऊपर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह के पोजीशन में आपको उस पेशेंट को लिटा देना है। देन जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए, वो सरफेस को हार्ड होना चाहिए जहां पे आप इसे लिटा रहे हैं। उसके बाद आपको परफॉर्म करना है कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट, यानी कि आपको क्या करना है, उसके चेस्ट में, यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखिए सेंटर में थोरेसिक कैविटी के सेंटर में आपको कुछ इस तरह की हाथों की पोजीशन बना के, यहाँ पे इन डायग्राम में बताया गया है, इस तरह की हाथों की पोजीशन बनाकर आपको उसके चेस्ट के सेंटर जगह पे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आपको डायग्राम में, इस जगह पे 30 टाइम्स प्रेस करना है। लेकिन उसको किस तरह से प्रेस करना पड़ेगा आपको कि हर मिनट 100 to 120 स्ट्रोक्स आपको वहां पे देने पड़ेंगे उसके चेस्ट के ऊपर हाथ रख के। इस तरह से आप उसे सीपीआर या फिर कहेंगे कंप्रेशन ओनली लाइफ सपोर्ट उसे दे सकते हो जब तक के एम्बुलेंस वगैरह ना आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मिस यूज ऑफ मेडिसिन, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, इसकी वजह से बीमारियां होती है। कैसे, कभी कभी क्या होता है कि लोग, सम पीपल
टेक द मेडिसिन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर, डॉक्टर को बिना बताए, डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए कुछ लोग क्या करते हैं कि मेडिसिन कंज्यूम करते हैं। अगर ओवरडोज ऑफ मेडिसिन में अफेक्ट आवर बॉडी, अगर ओवरडोज ले ली जाए तो इसकी वजह से बॉडी पर असर होता है। जैसे कि ओवरडोज ऑफ पेन किलर में डैमेज नर्वस सिस्टम, अगर आप पेन किलर जैसे कि बार बार सर दर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, आप कहीं से जाकर ऐसे ही कोई ना कोई मेडिसिन ले रहे हो, उसे बार बार खा रहे हो, बार बार खा रहे हो, तो वो पेन किलर है, वो आपके दिमाग तक उस दर्द को पहुंचने नहीं देने का काम करती है। अगर आप वो पेन किलर खा रहे हैं तो आपके दिमाग तक जो सिग्नल पहुंचते हैं, जो नर्वस सिस्टम जो आपका होता है, उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है इन पेन किलर्स का। देन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर भी इसका असर होता है, लिवर पर भी इसका असर होता है। ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में लीड टू नोजिया, अगर बहुत ही ज्यादा ओवरडोज ले लिया जाए एंटीबायोटिक्स का तो इसकी वजह से नोजिया होता है। नोजिया आने की मतलब होती है उल्टी आने जैसा फील होता है, ठीक है। स्टमक एक, पेट में दर्द होता है, डिसेंट्री, कभी कभी टॉयलेट भी लग जाते हैं, रैशेस आते हैं, व्हाइट पैचेस दिखाई देते हैं टंग पर, जुबान के ऊपर, ये सारी चीजें होती है अगर मिस यूज किया जाए मेडिसिन का तो। अब यहाँ पे और कुछ बातें बताई गई है, सोचने के लिए बोला गया है कि जैसे कि आजकल के दौर में ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो चुका है, गरीब आदमी जैसे कि इलाज कर ही नहीं सकता खुद का प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो क्या उनके पास कोई और ऑप्शन है क्या? पुअर पीपल डू नॉट अफोर्ड द कॉस्टली मेडिसिन, देखिए यहाँ क्या बोला गया कि गरीब लोग महंगी दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो क्या उनके पास ऐसा कोई अल्टरनेटिव है जिससे वो दवाएं खरीद सके और अपना इलाज करा सके? तो हाँ, उनके पास अल्टरनेटिव है, क्या है देखिए, जेनेरिक मेडिसिन कहा जाता है। जो ऑप्शंस गरीब लोग यूज कर सकते हैं वो होते हैं जेनेरिक मेडिसिन। जैसे कि बहुत सारी दवाएं बहुत कॉस्टली होती है, हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, लेकिन जेनेरिक मेडिसिन ऐसे मेडिसिन होते हैं जो चीप होते हैं, इसे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जेनेरिक मेडिसिन होते क्या है देखिए, जेनेरिक मेडिसिन को जनरल मेडिसिन भी कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट कर इसे मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बिना किसी पेटेंट के, यानी कि ऐसे मेडिसिन जिस पर कोई पेटेंट नहीं है, कोई कंपनी ये नहीं बोलती कि ये मेडिसिन हमारी बनाई हुई है और इसे हम ही बेचेंगे हमारे प्राइस के मुताबिक, तो ये बिना पेटेंट के मेडिसिन होते हैं। इसे आप इसे कोई भी कंपनी जो होती है जो मेडिसिन बनाती है वो बना सकते हैं। दीज मेडिसिन आर एट पर इन क्वालिटी विथ ब्रांडेड मेडिसिन, अब ये जो मेडिसिन है ये ब्रांडेड मेडिसिन की क्वालिटी को मैच करते हैं, लगभग सेम ही होते हैं ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दीज मेडिसिन इज वेरी लो ड्यू टू फीवर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च एज देयर फॉर्मूला इज रेडिली अवेलेबल। अब ये मेडिसिन सस्ते क्यों होते हैं? क्योंकि इन मेडिसिन को बनाने के लिए अलग से रिसर्च नहीं की जाती, इन मेडिसिन का फॉर्मूला पहले से ही बनाया हुआ है, सिर्फ इन मेडिसिन को बनाकर मार्केट में लाना पड़ता है, बस इतना ही। रिसर्च पर जो खर्च आना चाहिए था वो खर्च नहीं होता है, इसलिए मेडिसिन चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। अब यहाँ पे आप किस तरह से जेनरिक मेडिसिन हासिल कर सकते हो, तो आप आईसीटी का यूज कर सकते हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कहेंगे हम। इससे क्या करेंगे, आपकी गवर्नमेंट ने जेनरिक मेडिसिन हासिल करने के लिए कुछ मोबाइल एप्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि हेल्थ कार्ड और जन समाधान, ये मोबाइल एप्स अवेलेबल है, इसके जरिए आप जेनेरिक मेडिसिन मंगा सकते हो अगर जरूरत है तभी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लाइफस्टाइल, जो कि बहुत ही एक बड़ा रीजन होता है किसी एक इंसान को बीमारी होने का, डिसीजेस कॉज होने का। तो लाइफस्टाइल मतलब कैसे होना चाहिए जिससे कि बीमारियां ना हो। अब यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से लोग जी रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो रहे हैं, उन्हें कैसे अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। सो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड। Nowadays, habit like staying in the bed till morning and going to the bed late in night, frequent changes in meal timing, lack of physical exercise, consumption of junk food, etc. have been increased. Due to this, such people are getting sick frequently. देखिए लाइफस्टाइल का मतलब क्या है, लाइफस्टाइल में आपका डेली रूटीन आ जाता है और जो आप फूड खाते हैं वो भी आपके लाइफस्टाइल में आ जाता है। लेकिन आजकल हो क्या रहा है कि लोगों को बहुत बुरी आदतें लगी हुई है, बुरी आदतें हैं बहुत। कैसे? लंबे टाइम तक देर तक सोते रहना, देन रात में देर से सोना और सुबह देर तक सोते रहना, जल्दी नहीं उठना, ये भी बहुत बुरी आदत है। उसके बाद खाने का टाइम कंटिन्यू चेंज होता रहता है, खाने का कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जैसे कि बोला जाता है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये टाइम टू टाइम होना चाहिए, इसका टाइम बिगड़ना भी अच्छी बात नहीं होती है। उसके बाद
फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करना, ये भी एक डिसीजेस होने की वजह बनती है। जंक फूड का कंजम्पशन करना, ये भी है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से बीमारियां होती है और लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है। इफ फ्रीक्वेंसी of becoming sick is to be lowered, people should follow right lifestyle। अगर बार बार बीमार पड़ना, ये बात अगर आपको कम करना है, अगर आप बार बार बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो सही लाइफस्टाइल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपको सफिशिएंट नींद लेनी चाहिए, सफिशिएंट स्लीप जरूरी है। देन राइट फूड खाना चाहिए, सही खाना खाना चाहिए, जंक फूड को अवॉइड कर देना चाहिए। योगासन करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइजेस आपको करने चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज शुड ऑल्सो बी एज पर वंस ओन कैपेसिटी। अब फिजिकल एक्सरसाइज बोली जा रही है तो इतना भी नहीं करना है कि आपके बॉडी को कुछ ज्यादा ही ओवरलोड हो जाए। जितना कर सकते हैं उतना ही करना चाहिए। ज्यादा भी फिजिकल एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता। सही क्वांटिटी में, सही अमाउंट में, सही तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप प्राणायाम और योगासन कर रहे हो तो आपको एक एक्सपर्ट के सुपरविजन में ही करना चाहिए, उनके देखरेख में ही करना चाहिए। और आप इन योगासन के और प्राणायाम के वीडियोस भी यूट्यूब वगैरह पर देख सकते हो कि कैसे करते हैं। देन बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिसीजेस। देखिए, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी होता है इन्फेक्शियस डिसीजेस से बचने का। एक बहुत ही यूजफुल मेथड है वैक्सीनेशन। कलेक्ट द वैक्सीनेशन शेड्यूल चार्ट फ्रॉम नियर बाय क्लिनिक एंड स्टडी। और आपको बोला जा रहा है कि आपके आसपास के क्लिनिक से आपको वैक्सीनेशन का चार्ट जमा करना है, आपके पास कलेक्ट करना है और उसको स्टडी करना है। देखिए, वैक्सीनेशन के बारे में एक बात बता देते हैं। अगर कोई बीमारी हो रही है, जैसे कि हमने देखा कोरोना में, कोरोना की वैक्सीन लगी तो वैक्सीनेशन था। एक्चुअल में होता क्या इस वैक्सीनेशन में? सो बीमारी आपके बॉडी पर अटैक करे उससे पहले ही आपकी बीमारी, आपके बॉडी को उस बीमारी से लड़ने के लायक बनाया जाता है वैक्सीनेशन देकर। तो वैक्सीनेशन उस बीमारी से लड़ने के लिए आपके बॉडी में पहले से ही इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि क्या आपको पता है कि गवर्नमेंट इंडिया ने कुछ चीजें डिक्लेयर की है, जैसे कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर की है 1 जुलाई 2015 को। अब इस स्कीम में बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल कराए जाते हैं अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को, ठीक है। इंडिया के लोगों को प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, जो कि 1 जुलाई 2015 में लॉन्च की गई थी, इस योजना के जरिए बेस्ट क्वालिटी मेडिसिन, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में लोगों तक पहुंचाई जाती है, ठीक है। जन औषधि स्टोर्स आर लॉन्च फॉर दिस पर्पज। और लोगों तक आसानी से ये मेडिसिन पहुंचे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, इसलिए जन औषधि स्टोर्स भी लॉन्च किए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए। इंडियन कंपनीज एक्सपोर्ट द जेनेरिक मेडिसिन ऑन लार्ज स्केल। अब इंडिया की कंपनी क्या करती है कि जो जेनेरिक मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट करती है, इंडिया से बाहर भेजते रहते हैं। हाउएवर दोज मेडिसिन्स आर सोल्ड अंडर ब्रांड नेम विद हाई प्राइसेस इन इंडिया। और यही मेडिसिन बोला जा रहा है कि इंडिया में हाई प्राइसेस के साथ बेचे जाते हैं। अमेरिका में 80% मेडिसिन जो है वो जेनेरिक यूज किए जाते हैं। इसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ मनी इज सेव देयर। अब क्योंकि अमेरिका में 80% मेडिसिन जेनेरिक यूज की जाती है, इसकी वजह से हजारों, लाखों और करोड़ों रुपए वहां पर बच जाते हैं मेडिसिन पर खर्चा करने से। चलिए, अब यहाँ पे कुछ बातें। लेट अस सेलिब्रेट हेल्थ अवेयरनेस डेज। अब कुछ हेल्थ अवेयरनेस डेज जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे। ये चीजें सेलिब्रेट की जाती है और इन दिनों पे बीमारियों से लड़ने के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाती है। अब आगे देखते हैं, कुछ बातें यहाँ पे बताई गई है कि इंपॉर्टेंस आपको बताया जा रहा है कि ब्लड डोनेशन का इंपॉर्टेंस कितना होता है। सो ब्लड डोनेशन अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अंडर एज है तो आपको नहीं करना चाहिए, एक उम्र होती है उसके बाद ही ब्लड डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, 1 unit blood donated by a person can fulfill the need of 3 persons at a time। अगर आपने एक बैग ब्लड डोनेट किया है
तो ये एक बैग ब्लड डोनेट करना 3 लोगों की जान बचा सकता है। कैसे? आपके ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उस पे ट्रीटमेंट की जाती है और उसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को अलग किया जाता है। अब ये क्या होता है कि जिस इंसान को आरबीसी की ज़रूरत है, उसे आरबीसी प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे डब्ल्यूबीसी की ज़रूरत है, उसे डब्ल्यूबीसीज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, उसे प्लेटलेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इससे एक इंसान के ब्लड डोनेट करने से 3 लोगों की जान बचती है। सो अगर आप so one can save the life of 12 person by donating the blood for 4 times a year। और एक इंसान साल भर में 12 लोगों की जान बचा सकता है ब्लड डोनेट करके, और वो साल में 4 बार ब्लड डोनेट कर सकता है। 3 महीने में 1 बार आप ब्लड डोनेट कर सकते हो। इस तरह से ब्लड डोनेशन, एक साल में अगर कोई एक इंसान 4 बार ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो लगभग 12 लोगों की जान बचा रहा है। सो so, आज हमने क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीजेस कंप्लीट कर लिया है। यहीं पर आपका चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड तक भी इसे शेयर करें जिससे कि वो भी इस चैप्टर को ठीक से समझ सके, और सब्सक्राइब जरूर कर ले जिससे कि हम आने वाले चैप्टर्स जो पढ़ाने वाले हैं इस हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसे आप आसानी से देख सको। जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे, इसलिए बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।